तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 10 मॉडल पेपर की, यानी कि जो क्लास 10 का शर्मा गेस्ट पेपर है वो भी टर्म 2 का आज गया है। देखिए जो टर्म 2 आपका जो बात किया गया था 5 मॉडल पेपर टर्म 1 में और टर्म 2 दोनों में ही निकाला गया था। तो ये टर्म 2 का जो न्यू आया है नवंबर दिसंबर के वाला छोड़ के जो मार्च अप्रैल में आया है, न्यू आया है। तो ये जो आपका सब्जेक्ट अगर बात किया जा सकता है, ये सामाजिक विज्ञान है, यानी कि सोशल साइंस का ये चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो ये सेट नंबर 1 है, इससे जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे हम लोग देखेंगे। देखिए पहला जो आपका सेट 1 है, इसका भी 40 मतलब अंक मिलेंगे और 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। यह आपका सब्जेक्टिव रहेंगे। तो इस प्रकार आपका पहला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न किस तरह जवाब देना है, आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 7 क्वेश्चन दिए रहेगा, उसमें से आपको 5 को जवाब देना है, 2 को छोड़ देना है और इसमें आपको मिलेगा 2 नंबर। एक एक प्रश्न का 2-2 नंबर मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए कि जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं, तो फिर क्या तात्पर्य है। जो रेंडर पेस्ट है वो क्या है आपको बताना है। देखिए क्या है कि पशुओं में प्लेग की बीमारी को रेंडर पेस्ट कहते हैं। देखिए एक प्रकार की बीमारी, तो जो रेंडर पेस्ट है वो एक बीमारी है, वो पशुओं में फैला हुआ था। किसमें? पशुओं में फैला हुआ एक बीमारी है। 1890 के दशक में यह बीमारी अफ्रीका में फैली, जिसके परिणाम स्वरूप भारी संख्या में पशु मर गए। क्या हुआ कि 1890 के दशक, यानी कि 1890 का दशक का अगर बात किया जाए तो 1890 से लेकर 99 और 1900 तक हम लोग बात करेंगे, 10 साल तक बात किया जा सकता है। तो 1890 में यह बीमारी फैली थी। कहाँ से? अफ्रीका से फैली हुई थी, अफ्रीका महाद्वीप में। बहुत सारे पशु जो इसमें मारे भी गए थे। क्लियर। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेंगे। तो दूसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई थी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि औद्योगिक जो क्रांति है वो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ था और कब हुआ था। देखिए औद्योगिक क्रांति है ना 18वीं शताब्दी के मध्य सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में। अब कब? 1800 के समय। चलिए 18वीं सदी के समय ये जो प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति। अब इसी प्रकार हम लोग तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें। आपको जो घर में यूज करते हैं ना उसका 2 ऊर्जा संसाधन, उसका उदाहरण देना है, यानी कि नाम बताना है। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, केरोसिन का प्रयोग करते हैं, कोयला का प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपका जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा संसाधन का नाम लिखना है। तो हम लोग सिंपल से हम लोग एलपीजी गैस का तो यूज करते ही हैं, कोयला का भी यूज करते हैं, लकड़ी का भी, केरोसिन तेल का भी यूज करते हैं। इस प्रकार से आपका तीसरा जो प्रश्न था उसका भी उत्तर रह गया। अब बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। देखिए चौथा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। देखिए जो इसका जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में किया था। और किसके इसका जो संस्थापक अगर बात करें ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए जो पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौती को लिखें, यानी कि लोकतंत्र का किन्हीं 2 चुनौती को आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाता है कि लोकतंत्र को वास्तविक रूप में कायम रखने और मजबूत करने की चुनौती। सबसे पहले जो लोकतंत्र है इसको वास्तविक रूप में कायम रखने एक बहुत बड़ा चुनौती होता है, ठीक है, ये आपका एक हो जाता है। और दूसरा क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का सभी वर्गों, समूहों को, इलाकों तक विस्तार की चुनौती। यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था सभी वर्गों, यानी कि जैसे कि जाति धर्म का हो जाता है, किसी भी समूह का हो जाता है, इसमें बहुत बड़े समस्या होता है। अभी भी क्या होती है कि लोकतंत्र भी है ना, तो वोटर क्या करते हैं, अभी कोई कोई हिंदू मुसलमान में हो जाते हैं कि मेरा, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू को वोट देंगे, मुसलमान है तो मुसलमान को देंगे, सिख है तो सिख में। इस प्रकार से मतलब लोकतंत्र को कायम करना बहुत ही बड़ी चुनौती है। इस प्रकार से आपका चुनौती रह जाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे छठा प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा में समझ रहे हैं ना, पैसा रुपया वही वाला, इसको आपको परिभाषित करना है, यानी कि इसका परिभाषा लिखना है, डिफिनेशन बताना है इसका। देख लेते हैं इसको भी। देखिए क्या है कि कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, ठीक है, मूल्य के सामान्य मापक के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है, मुद्रा कही जाती है। सामान्य स्वीकृत मुद्रा का प्रधान गुण है। देखिए मुद्रा क्या है। मुद्रा जो है एक प्रकार से क्या है
कि किसी को सरकारी मान्यता होना चाहिए। ये नहीं कि अभी एक कागज़ का टुकड़ा, सपोज मानिए कि 10 का नोट है, तो एक कागज़ है ना, दिखता है कागज़, लेकिन हमें कुछ ऐसा कानून, ऐसा मुझे शक्ति मिला है कि हम उसको 10 का रुपया ही बोल रहे हैं, 10 का नोट बोल रहे हैं। क्यों? वो कागज़ भी हो सकता है ना, कागज़ भी उसको गिन सकते हैं, फाड़ देंगे तो कागज़ के समान है। लेकिन वही 10 रुपया अगर हम किसी को देते हैं तो 10 रुपये में कुछ मिलेगा, यानी कि कुछ उससे विशेष एक शक्ति प्राप्त है, कही जा सकती है। तो यही है आपका मुद्रा। क्लियर। अब बात कर लेंगे आपका 7वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य है, ये आपको तात्पर्य बताना है उदारीकरण का। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो उत्तर इसका देखा जाए तो है क्या कि अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए आर्थिक नीतियों में ढील अथवा अवरोधी एवं प्रतिबंधों को हटाए जाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण का तात्पर्य है सरकारों द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों में अर्थव्यवस्था को मुक्त करना। इस प्रकार से आपका उत्तर रहता है। लेकिन 1 से लेकर 7 के बीच आपको 5 ही उत्तर देना है। 7 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको तो 2 छोड़ देना है, क्योंकि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि जो आपको अच्छा लगता है वो बनाइए, यानी कि 2 छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेकिन आपको यहाँ 10 ही अंक मिलेंगे। हो गया 10 अंक तक। अब हम लोग बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न। देखिए 8वां जो प्रश्न है ये आपका 3 नंबर का रहेगा। और क्या है, अब यहाँ भी आपको 8 से लेकर 14 के बीच में आपको 5 ही जवाब देना है, फिर 2 छोड़ना है। अब देख लेते हैं आपका 8वां प्रश्न। तो आपका 8वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए 8 से लेकर 14 के बीच आपको 5 जवाब देना है, और ये आपको नंबर मिलेगा 3 नंबर। तो 8वां नंबर का हम उत्तर देख लेते हैं, वैश्वीकरण क्या है। देखिए क्या है कि वैश्वीकरण एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ते हुए एक विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। क्या होता है कि जो वैश्वीकरण होता है एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक देश से दूसरा देश के कनेक्ट होता है, और किसके माध्यम से, व्यापार वगैरह माध्यम से लोग आपस में जोड़ता है। यह आपका वैश्वीकरण होता है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट भी इसका पढ़ लेते हैं। क्या है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में पूंजी, निवेश, श्रम, तकनीक आदि का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी कि देश विदेश में होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में होता है। जैसे कि व्यापार वगैरह करते हैं, पूंजी वगैरह करते हैं, निवेश करते हैं, श्रम वगैरह होता है, तकनीक का वगैरह होता है, यानी कि सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सब होते हैं। तो इस प्रकार सबका वैश्वीकरण के दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट को भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि वैश्वीकरण ने कुछ गंभीर समस्याओं को भी जन्म दिया। जैसे कि वैश्वीकरण ने विकसित देशों के हितों को अधिक महत्व दिया, जबकि अल्प विकसित तथा विकासशील देश के लिए लाभकारी साबित नहीं हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपका वैश्वीकरण रखा जाता है। क्लियर। देखिए अब बात कर लेते हैं आपका 9वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किया। जो एक मशीन आया था स्पिनिंग जेनी, उस पर महिलाओं ने हमला क्यों किया, वो आपको बताना है। देखिए क्या हुआ है कि स्पिनिंग जेनी मशीन के ऊन की कताई की प्रक्रिया बहुत तेजी से कर दी। स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों को कार्य कर लेती थी, इसके कारण मजदूर की मांग घट गई। क्या हुआ कि जो एक मशीन था जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी, देखिए जब मशीन आ गया तो ऊन की जो कताई है बहुत ही तेज़ी से होने लगा, और जो इसमें मजदूर होता है उस पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। क्योंकि देखिए जब मशीन आ जाता है तो अगर एक मशीन काम वहाँ पे कुछ करता है और 10 मजदूर काम करता है तो उसके मुताबिक मशीन बहुत ही जल्दी काम करेगा और अच्छा भी होगा। तो इसलिए मजदूरों का मांग घटने लगा। 10 मजदूर अगर एक काम को करता है, ठीक, और वही एक मशीन एक काम करता है, तो किसमें प्रॉफिट होगा, मशीन पे, क्योंकि आपको 10 मजदूर को देना होगा और मशीन में आपका तुरंत काम हो जाता है। एक तो जल्दी भी होता है और आपका कम भी लगता है पैसा वगैरह। तो इस प्रकार से वो लोग विरोध किया, क्योंकि मजदूरों को तो अब घट गया ना, उन लोगों का तो डिमांड घट गया, अब मशीन से सब काम करने लगे, इसलिए वो लोग हमला करने लगा। बात को समझ रहे ना। चलिए अगला पॉइंट देख लेते। क्या हुआ कि बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त हुई। देखिए वही बात बताया जा रहा है, इसको महिला है, उन लोग को थोड़ा समस्या होने लगा। फिर क्या हुआ कि जब उन उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से ऊन की कताई करती थी को काम से हटना पड़ा। ठीक है, इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। स्पिनिंग जेनी मशीन का महिला द्वारा विशेष काफ़ी लंबे समय तक
चलता रहा। क्या हुआ कि जो महिलाएं हाथ से काम करती थी उनको भी अब काम नहीं मिलने लगा। सिंपल सी बात है कि जब मशीन आ जाएगा तो क्या व्यक्ति काम करने देगा वहाँ पे। अब वहाँ पे भी ये लोग महिला लोग का भी दिक्कत होने लगा, इसलिए ये लोग विरोध करने लगा। जब मशीन आ गया तो महिला लोग का जो काम वगैरह होगा छूटने लगा। जो लोग हाथ से काम करते थे वो लोग को छूटने लगा, जो लोग और भी काम करते थे छूटने लगा था। इस वजह से महिलाओं ने क्या किया, विरोध प्रदर्शन किया, यानी विरोध करने लगा इस मशीन का। यही बात है, क्योंकि अब तो वो लोग को बेरोजगार होना पड़ा ना, रोजगार तो नहीं मिल रहा है ना, यही कारण है, यही रीज़न है इसका। अब आपका 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं। एक आपको खाद्य फसल यानी कि जो खाने वाला फसल उसका नाम बताना है, और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। यानी कि यहाँ आपका 3 नंबर मिलने वाला है, आपको बताना है। देखिए जो खाद्य फसल है चाय चावल गेहूँ वगैरह, आपका ये तो प्रश्न एक निश्चित तौर पर रहेगा ही रहेगा, भूगोल से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो एक खाद्य फसल का नाम बताना है, उसे उगाने के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, यानी कि भौगोलिक दशा भी लिखना हुआ। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले को खाद्य फसल का बात किया जा सकता है तो चावल भारत के मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, चावल के बारे में लिख देना है। चावल उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, इस प्रकार से आप पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहले जिसके बारे में लिखिएगा उसको लिख दीजिएगा, जैसे कि चावल भारत का एक प्रमुख खाद्य फसल है, इसके उगाने के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद आप पॉइंट बना के लिखिएगा कि चावल की खेती के लिए जलोढ़ या फिर डेल्टा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि सबसे पहले अगर चावल को उगाइएगा, किसी भी फसल को उगाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी किस प्रकार है उसको लिखिएगा। यानी कि मिट्टी चाहे वो जलोढ़ या तो फिर डेल्टा मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आप लगाइएगा कि वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। यानी कि जो वर्षा होता है, वार्षिक वर्षा, वो आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तापमान का अगर बात किया जा सकता है तो 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होना चाहिए। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। देखिए वर्षा लिख दीजिएगा। वर्षा लिखने के बाद आप यहाँ पर पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इसको उगाने के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का आवश्यकता है। फिर तापमान लिखिएगा, इस तरह से पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं आप, जिस तरह से आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं। फिर तापमान की अगर बात करें तो 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होना चाहिए। फिर अगर बात कर लेते हैं धान की खेती के लिए पौधे तैयार करना, रोपना व पानी में डूबे खेतों तक पहुंचाने का कार्य मजदूर की सहायता से की जाती है। यानी कि देखिए आप श्रमिक, इस प्रकार श्रमिक भी, आप श्रमिक का भी टॉपिक दे के लिख सकते हैं कि धान की खेती के लिए श्रमिक भी आवश्यकता होती है। ठीक। अगर चावल की खेती ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ सस्ते दरों पर श्रमिक की उपलब्धता होती है। हाँ, अब तो श्रमिक मिल गया, मजदूर मिल गया, लेकिन आपको कैसे श्रमिक चाहिए, सस्ते दर में भी चाहिए। यानी कि जो कम से कम पैसा में काम करे, यानी कि मजदूर मिला लेकिन वो लोग का डिमांड कुछ हाई है, तो इस तरह नहीं, थोड़ा कम भी होना चाहिए। इस प्रकार आप पहले मिट्टी को लिखिएगा, तापमान लिखिएगा, वर्षा भी लिखिएगा, वहाँ के जो मजदूर किस तरह रहेंगे मजदूर को लिखिएगा, मजदूर कैसा होना चाहिए वो भी लिखिएगा। और भी आप अच्छा लगता है तो आप जोड़ के लिख सकते हैं चावल की खेती के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अब बात कर लेते हैं आपका अगला प्रश्न की। तो देखिए 11वां नंबर जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। जो राजनीतिक दल होता है ना, उसका अर्थ बताना है। देखिए राजनीतिक दल जैसे कि हम लोग सुने हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, इस प्रकार से एक राजनीतिक दल है। तो आपको इसका अर्थ बताना है यहाँ पे लिख के। देख लेते हैं क्या है। देखिए कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, नेता, सक्रिय दल तथा अनुयायी या फिर समर्थक। क्या है राजनीतिक दल? राजनीतिक दल लोगों का एक संगठित समूह होता है। यानी कि एक संगठित समूह यानी कि एकजुट किया हुआ एक समूह होता है। इसमें क्या होता है, चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना या तो सत्ता में भागीदारी करना होता है। यानी कि चुनाव के माध्यम से अगर यहाँ पे एक दो तीन चार सभी मिलके इसको चुनाव में जिताते हैं और एक कोई आदमी बनते हैं, या तो फिर एक को बीजेपी है तो बीजेपी का यह पूरा गठन रह गया और इतना आदमी मिलकर इसको जिताता है। ये चुनाव के माध्यम से होता है। फिर इसको 3 घटक है। क्या क्या घटक है? नेता, तो जब दल रहेंगे तो नेता होगा, ठीक है, सबके सदस्य भी होंगे, उसके अंदर सदस्य भी होगा, और उसके अनुयायी भी होंगे, यानी उसका जो भी उसके चाहने वाले रहेंगे वो भी रहते हैं राजनीतिक दलों में। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका 12वां प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। जो लोकतंत्र है किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है वो आपको बताना है। देख ले तो उत्तर क्या हुआ कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था। यानी कि जो लोकतंत्र होता है जनता द्वारा ही चुना गया
प्रतिनिधित्व होता है ना। तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था, अतः यह जनता के प्रति उत्तरदायी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को सरकार के कार्यों, नियमों एवं निर्णयों, नीतियों के बारे में जानने का अधिकार होता है। अब जो लोकतंत्र में सब सरकार का सब जो नियम होता है, जो निर्णय होता है, नीति होता है, वो जानने का हम सभी को अधिकार भी है। क्लियर। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती है जो जनता की इच्छा के विरुद्ध हो, और सरकार कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती कि सरकार मतलब जो जनता है उसका विरुद्ध हो। ठीक, आगे देख लेते हैं। लोकतंत्र में जनता के कल्याण और विकास की जिम्मेवारी भी सरकार पर होती है। ठीक है, जो लोकतंत्र है ना, इसका जो कल्याण करना है, किस प्रकार से देश चलाना है, क्या इसको अच्छी तरीके से चलाना है, सारा का सारा जो जिम्मेवारी होता है एक सरकार के ऊपर होता है। क्लियर। इस प्रकार से आपका 12वां प्रश्न रह गया। अब देख लेते हैं 13वां प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ठीक है जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता कराती है। तो अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग यानी कि जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, और ज़रूरतमंद यानी कि जिसे एक गरीब आदमी, सपोज एक गरीब आदमी है और उसे बहुत पैसे को ज़रूरत है, तो किस प्रकार इन दोनों के माध्यम से बैंक क्या करती है, मध्यस्थता करा के इसको पैसा दिलवाती है, वो आपको बताना है। तो देख लेते क्या होता है कि साधारणतः दो श्रेणी के लोग बैंक जाते हैं। एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होते हैं और दूसरे वे जिनके पास धन की आवश्यकता होती है। देखिए, दो प्रकार के लोग बैंक जाते हैं। एक जिसके पास बहुत ही पैसा होता है, क्या करवाने जाते हैं, वो जमा करवाने के लिए जाते हैं। और एक वो जाते हैं जिसकी पैसा की आवश्यकता होती है, यानी कि धन की आवश्यकता होती है। क्लियर। क्या होता है कि बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के मध्य मध्यस्थता कराती है। क्या कराती है, जो बैंक है ना, इन दोनों के बीच क्या है, मध्यस्थता प्रदान करवाती है। और क्या करती है कि जिनके पास अतिरिक्त धन होता है उस जमाकर्ता को बैंक सूद देते हैं, और उन्हें धन की ज़रूरत होती है और उनके बैंक सूद प्राप्त करता है। क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उसको क्या सूद दिया जाता है। और जिसे ज़रूरत है धन का, यानी कि जिसे आवश्यकता है, उससे बैंक क्या करता है, सूद प्राप्त करता है, यानी कि सूद लेता है। अब मान लीजिए आपको पैसा का ज़रूरत है, तो आपको बैंक देगा तो क्या आपको ऐसे नहीं देता है, आपको कुछ सूद भी लेता है, यानी कि कुछ आपसे पैसा एक्स्ट्रा लेता है सूद के रूप में। अगर आप जमा भी किए हैं ना पैसा, अगर अच्छा खासा पैसा बैंक में रहता है आपका, देखिएगा आपका पैसा बढ़ता भी है। तो इस प्रकार से जिसका पैसा है उसका बढ़ता है और उसी पैसा को उसको देता है। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से दोनों के बीच मध्यस्थता करा देता है और उसको भी पैसा मिल जाता है और आपको भी पैसा बढ़ जाता है। क्लियर। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इस प्रकार बैंक में जो अतिरिक्त धन बच जाते हैं उसे बैंक निजी काम चलाता है और बैंक की मध्यस्थता से सभी वर्गों का कल्याण होता है। और जो पैसा आपने जमा किया उससे बैंक का भी कुछ संचालन हो जाता है, उसको भी मिल जाता है। इस प्रकार से दोनों के बीच मध्यस्थता हो जाता है। यही था आपका पूरा आंसर। क्लियर। आप लोग समझ के लिख लीजिएगा क्योंकि ईजी था, समझना बड़ी बात होता है। आंसर देखिए क्या होता है, बहुत सारे बोलते हैं कि सोशल साइंस पढ़े नहीं भाई, पढ़े गए तो समझ में आएगा। समझ रहे ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपका अगला 14वां नंबर जो प्रश्न है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्य का लिखें। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, तो इसका दो उद्देश्य बताना है। क्या है कि विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उसके तीव्र विकास को सुनिश्चित करना। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें क्या होता है कि देश विदेश में जो व्यापार के जो होते हैं माध्यम उसको विकसित करना होता है। एक दूसरा क्या होता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता है तथा विभिन्न देशों के द्वारा इस नियम के अनुपालन पर नज़र रखता है। यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन कुछ नियम बनाते हैं, इस नियम के अंतर्गत सभी रहते हैं। क्लियर। अब बात कर लेते हैं आपका 15वां नंबर के प्रश्न की। देखिए 8 से लेकर 14 के बीच आपको 5 ही जवाब देना है, जबकि मैंने सारा भी मैंने बता रखा है, तो आप 5 ही जवाब दीजिएगा। अब आपका बात कर लेते हैं 15वां प्रश्न की, और इसमें जो आपका मिलेगा 5 नंबर करके मिलेगा। अब ये जो आ गया आपका बढ़िया वाला आ गया 5 नंबर वाला टॉप आ गया प्रश्न, और आपको यहाँ 3 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ भी 5 दिया रहेगा लेकिन 3 जवाब देना है, 2 को आपको छोड़ देना है। लेकिन अभी देख लीजिए 5 का आंसर। तो जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है यानी कि 15वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। यानी कि G7 है ना 77, इससे आप क्या समझते हैं। क्या है कि ये देख लेते इसका उत्तर।
युद्धोत्तर काल में विश्व अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण अथवा विकास के लिए 1944 ईस्वी में अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ। ठीक है, अमेरिका में 1944 में क्या हुआ, अमेरिका में एक समझौता उसका जिसका नाम से ब्रिटेन वुड्स समझौता। इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF तथा विश्व बैंक की स्थापना हुई। समझिए, देखिए क्या हुआ कि 1944 में अमेरिका में एक समझौता है जिसका नाम है ब्रिटिश वुड्स समझौता। क्लियर। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना होगी। इसी कारण इन दोनों संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या तो फिर ब्रिटिश वुड्स की जुड़ाव संतान के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब देख लें क्या हुआ कि लेकिन इन दोनों संस्थानों के प्रयास विकसित एवं औद्योगिक देशों तक ही सीमित थे, जबकि विकासशील एवं अल्प विकसित देश इसके दायरे से बाहर थे। अतः इन देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अपेक्षित लाभ नहीं हो सका। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है कि उपयुक्त परिस्थिति में विकासशील तथा अविकसित देशों में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई। इसी समय इन देशों ने स्वयं को G77 समूह से संगठित किया। इस प्रकार G77 की स्थापना निश्चित रूप से ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संस्थानों की सीमित कार्यक्षेत्र के प्रति विकासशील एवं अविकसित देशों से प्रत्याशरूप हुई है। यानी कि G77 देश है, एक जो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है। इसको क्या होता है, जुड़वा संतान के नाम से भी जाना जाता है। आपको मेन पॉइंट याद रखना कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन जो वुड्स है इसको संतान भी कहा गया। और इसमें क्या जो विकसित देश हैं और अल्प विकसित है दोनों को मतलब एक अच्छे स्तर पर लाने का प्रयास किया गया। इस तरह से आपका उत्तर आता है। अब देख लेते हैं आपका जो 16वां नंबर का प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में समझ विस्तार की चुनौती क्या है। जो लोकतांत्रिक शासन होता है इसमें जो चुनौती होता है वो आपको विस्तार से बताना है। तो चलिए देख लेते क्या है चुनौतियाँ, एक एक करके देखते हैं हम लोग। क्या है कि लोकतंत्र के विस्तार का मतलब होता है देश के हर क्षेत्र में लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना और लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश की हर संस्था पर चलाना। लोकतंत्र क्या करते हैं, मूलभूत सिद्धांतों पर कुछ नियम होता है उनको लागू करती है और सभी जो वर्ग होते हैं चाहे वो किसी भी वर्ग होते हैं, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो नीचे जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्गों में आपको समान देना है, समान। क्लियर। किसी पर भेदभाव नहीं करना है, ये आपका हो जाता है। लेकिन ये होता है, ये एक चुनौतियाँ हैं। क्लियर। अब दूसरा क्या है कि इसका अर्थ होता है सत्ता में साझेदारी को अधिक से अधिक विस्तृत करना। सत्ता में जो साझेदारी है इसमें अधिक से अधिक वृद्धि करना, ये एक प्रकार का बस आ जाता है। दूसरा क्या है कि लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती के निराकरण के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे स्थानीय स्वास्थ्य नियमों को अधिक शक्ति प्रदान करना, संघ के हर इकाई को संघवाद के प्रभाव में लाना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को सत्ता में साझेदारी देना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना आदि। ये इस प्रकार की कुछ समस्याएं हैं। इस प्रकार से अगर आप देते हैं, जैसे महिलाओं को कुछ अधिकार देते हैं, अल्पसंख्यक को भी देते हैं, साझेदारी सबके बीच करना, यही आपका हो जाता है रीज़न। आगे देख लेते क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार के लिए लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण आवश्यक है। ठीक है, जो लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण ये भी आवश्यकता है। आपको देखिए किस तरह से जो लोकतंत्र व्यवस्था अच्छे से चला पाते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं उसको बताना है। ठीक। फिर क्या है कि विकेंद्रीकरण के द्वारा सत्ता को केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन में वितरित किया जाता है। लोकतंत्र के विस्तार के लिए लिंग, भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि से
उठकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बढ़ाना होता है। क्या होता है कि किसी भी धर्म, मैंने बताया कोई भी लिंग हो, जाति हो, धर्म हो, किसी भी क्षेत्र से आपको उठकर लोकतंत्र स्थापित करना होता है, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इस प्रकार सबको लोकतंत्र यानी कि बहुत अच्छा किस तरह का बन के रहना है, सभी से अच्छा किस तरह का रहना है। आप एक नेता हैं, आपको किस तरह से देश को चलाना है, किस तरह से आपको वोट व्यक्ति देगा। यानी कि आप मान लिए कोई अलग धर्म का है तो अलग धर्म आपको वोट नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा आप, फिर उसको दिखाइए ये सब करके, तब ना, तो बस वही होता है। अब हम 17वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो 17वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। एक अर्थव्यवस्था में आपको जो मुद्रा है, इस मुद्रा का भूमिका का विवेचना करना है। तो देख लेते हैं क्या है आंसर। देख है क्या, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय को व्यापारिक रूप से सरल बनाता है, अर्थात खरीद बिक्री के एक सरल माध्यम के रूप में कार्य करना। जो मुद्रा होता है, चाहे वो खरीद बिक्री करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबसे ये सरल कार्य करता है। ये माध्यम एक प्रकार का, पैसा दे देते फटाक से मिल जाता है, ये होता है। दूसरा क्या है कि व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का निर्धारण आवश्यक होता है। यह कार्य मुद्रा के द्वारा होता है। क्लियर। तीसरा है कि मजदूरी, पेंशन, ठीक है, आदि भुगतान के समय एक बात होता है। इस तरह से आर्थिक क्रियाओं में मुद्रा के माध्यम से स्थिति भुगतान विश्वसनीय तरीके से होता है। देखिए मुद्रा का बहुत ही ज़्यादा मतलब भूमिका है, उसको आपको बताना है किस तरह से मुद्रा आपको अच्छा लगता है। यानी कि मुद्रा अच्छा क्या, पैसा नहीं है तो समझ रहे हैं कितना अच्छा। पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली था, एक सामान दो एक सामान लो बदले में। अभी मुद्रा आ गया तब कितना अच्छा आपका हो रहा है कि कुछ भी जाते हैं पैसा लेकर मिल जाता है। आप भी किसी पैसे के लिए काम करते हैं ना, तो आपको भी पैसा कोई देता है तो आप भी कोई सामान दे देते हैं। इस प्रकार से कितना ईजी हो गया है, पैसे के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति लोगों की क्रम शक्ति या फिर प्रति व्यक्ति आय में मालूम होता है। इसके अलावा मुद्रा की प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। इस तरह से आपको जो मुद्रा है उसका भूमिका को बताना है। क्लियर। अब देख लेते हैं 18वां नंबर प्रश्न। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है कैसे। तो भारत में जो सौर ऊर्जा है उसका भविष्य उज्जवल कैसे होगा आपको बताना है सौर ऊर्जा के बारे में। तो देखिए क्या है उत्तर में कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावनाएं हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि क्या है कि सूर्य का प्रकाश भारत के लिए प्रकृति का एक मुक्त उपहार है। इसके समुचित दोहन द्वारा लोग आसानी से सौर ऊर्जा का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि जो सौर ऊर्जा है वो कैसे आपके लिए भविष्य के लिए उज्जवल है, यानी कि कैसे प्रॉफिट है वो आपको बताना है। देखिए सौर ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक प्राकृतिक देन है, यानी कि जो हम लोग बनाते नहीं वो खुद प्राकृतिक देते हैं। इससे एक प्रकार के हम लोग एक प्रकार की गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि एक उपहार भी बोल सकते हैं इसको। और इस प्रकार से इसका हम लोग दोहन करके यानी कि इसको यूज करके हम लोग आसानी से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो कर भी रहे हैं। क्लियर। अब दूसरा क्या है कि देश में बेकार पड़े बंजर ज़मीनों को जो बंजर हो जाता है उस बंजर ज़मीनों को सुदूर इलाकों का व्यावसायिक उद्योग और सौर ऊर्जा यंत्र लगाने में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जो भी ज़मीन जो है बंजर हो चुका है, अभी सुदूर इलाके में है, उस पर क्या है सौर ऊर्जा लगाने का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। अब देखिए क्या है कि आज भारत में अनेक सोलर पार्क विकसित हो रहे हैं जिससे प्रचुर मात्रा में बिजली पैदा हो रही है। और सौर ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, बिजली प्राप्त होता है ना, बहुत सारा काम भी होता है। इस तरह से आपको बताना है। क्लियर। चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से हम बहुत सी विदेशी मुद्रा को बचा रहे हैं जो तेल एवं गैस के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देना पड़ता है था। क्या है कि अब जब सौर ऊर्जा हो गया है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा तेल वगैरह हो गया, बहुत सारा जो विदेशी सामान होता था हम लोग मंगवाते थे, उसमें थोड़ा कमी आई क्योंकि हम लोग
देश में खुद हम लोग देखिए सौर ऊर्जा से अब क्या होता है कि हम लोग अब बैटरी से हम लोग चार्जिंग से मतलब गाड़ी भी निकल गया। अब सौर ऊर्जा से आप बिजली भी यूज कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इस प्रकार से विदेश को जो मुद्रा है हम लोग विदेश को मुद्रा आप कम देते हैं और इससे हम लोग को लाभ भी होता है। इस प्रकार से आपको सौर ऊर्जा के बारे में विस्तार से लिखना है, आपको जो भी अच्छा लगता है जितना कुछ भी अपने शब्दों में आप लिखिए वहाँ पे। अब अगला बात कर लेते हैं पांचवा पॉइंट की। क्या है पॉइंट की? सौर ऊर्जा का प्रयोग बारंबार किया जा सकता है क्योंकि यह एक नवीकरण स्रोत है, यह पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। देखिए मेन पॉइंट है कि जो सौर ऊर्जा है ना वह आपका एक नवीकरण योग्य स्रोत है और ये जो हानिकारक किसी प्रकार कोई प्रदूषण नहीं, कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है आपका ये सौर ऊर्जा। ये एक नवीकरण है, नवीकरण यानी कि इसको हम लोग एक बार यूज करने के बाद दूसरा बार इसको प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। छठा पॉइंट में दिया है कि आज ग्रामीण इलाकों में भी सौर ऊर्जा का उत्पादन और प्रयोग बढ़ा है। इसका प्रयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी गर्म करने, सड़कों पर रोशनी आदि, ठीक है, आदि करने में हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो सौर ऊर्जा से हम लोग जिस तरह से यूज कर रहे हैं अभी खाना बनाने में भी करते हैं उसका यूज, फिर पानी जो निकालते हैं पंप से वो भी करते हैं, सड़कों का जो जो रोशनी जलता है वहाँ पर लाइट वगैरह जलाते हैं लोग वो भी काम करते हैं। बहुत प्रकार से नाना प्रकार से काम हम लोग करते हैं। देखते नहीं कि सड़क के किनारे किनारे सरकार द्वारा एक चलाया गया है योजना, उसमें सोलर लाइट रहते हैं और बल्ब भी रहते हैं तो शाम होते जल जाता है। तो इस प्रकार से आपको कितना लाभ मिलता है सोलर लाइट से आपको बताना है। इस कारणों से भारत सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी देश बन सकते हैं और अग्र भी हैं, ठीक है, अग्रसर भी हैं। इस प्रकार से आपका सौर ऊर्जा का पूरा जो होता है भूमिका मतलब विवेचना या तो फिर जो भी भविष्य ऊर्जा होने वाला है अच्छा वो आपको देख लेते हैं। अब आपका जो प्रश्न बनेगा 19वां नंबर और ये आपका अंतिमवां प्रश्न है और देखिए मानचित्र आपका एक रहेगा ही। तो 19वां नंबर देख लेते हैं मानचित्र क्या रहेगा और मैं बता दे रहा हूँ मानचित्र के 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए क्या है पूछा जा रहा है कि मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादन राज्यों का नाम लिखना है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको लिखना है। उत्तर क्या होगा कि चावल उत्पादक मुख्य राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया चावल के लिए। अब देखिए पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल यानी कि हम लोग WB इसको लिख सकते हैं, क्लियर। देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल WB। अब आपका दिखाना है बिहार। देखिए बिहार आपके इस यहाँ पे है, यहाँ पे जो मैंने बताया यहाँ पे बिहार, ठीक है, बिहार बिहार क्लियर। अब आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ क्या बताना है, उड़ीसा बताना है ना। देखिए आपका उड़ीसा यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे आपका उड़ीसा होता है। आंध्र प्रदेश है ना, तो आपका आंध्र प्रदेश आपका इस ये जो इलाका है यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश आपका यूपी यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यूपी यहाँ पे पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ बताना है तो छत्तीसगढ़ भी आपको यहाँ पे पड़ जाता है, क्लियर। अब तमिलनाडु बताना है तो आपका तमिलनाडु जो पड़ेगा आपका ये स्थान आपका तमिलनाडु पड़ जाता है। इस प्रकार से आपका रह गया। तो ये जो रह गए अब आपको बताना है चावल उत्पादन का गौण राज्य। जो गौण राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। देखिए महाराष्ट्र का अगर बात किया जा सकता है तो सबसे पहले हम पंजाब का बात कर लेते हैं। आपका ये राजस्थान रह गया, आपका ये पंजाब रह गया, यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ पर ही आपका हरियाणा रह गया, ठीक है। और ये तो राजस्थान है, इसका ऊपर में है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रह गया आपका हरियाणा। महाराष्ट्र का बात किया जा सकता है तो ये आपका महाराष्ट्र रह गया, मुंबई वाला क्षेत्र महाराष्ट्र, और कर्नाटक आपका ये रह गया। इस प्रकार से आपका रह जाता है गौण राज्य भी। आपको मानचित्र से 5 अंक मिलेंगे। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कहाँ पे कौन राज्य है, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, तैयारी जारी रखें और फिर नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है इसका सेट 2 मैं जल्द लाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सब्सक्राइब कर देने से जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।